हेलो साथियों, मेरा नाम राजन सिंह है और मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं विवेकानंद के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पीछे आप देख ही रहे हैं कि मैं आपको विषय भारत का भूगोल पढ़ाने जा रहा हूं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वह एग्जाम आपका पीएससी से संबंधित हो या तो अन्य कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो। मैंने अभी पढ़ाना तो प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कह सकता हूं कि मैं जो चीज़ आपको पढ़ाऊंगा वह चीज़ आपकी सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक बात और आप ध्यान से सुनिए, मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला जिसकी वजह से आपको ये लगे कि शायद मैंने ये टॉपिक पढ़ा होता तो हमारे एक या दो प्रश्न यहां से जरूर तैयार होते। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं, जैसे भारत का भूगर्भिक संरचना है जिसमें आपने नाम सुना होगा प्रीकैम्बियन, ऐसे मतलब एक काल होता है वो। तो ऐसे टॉपिक हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके लगभग भारत के भूगोल में 14-15 टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी दोस्तों का स्वागत है पुनः इस ऑनलाइन क्लास में। साथियों, आज से हम लोग भूगोल का आगाज करते हैं और एक एक बिंदुओं को हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भूगोल शब्द हमारे पास क्या है? भूगोल शब्द को देखो आप, शब्द हमारे पास बच्चे क्या है? शब्द हमारे पास है भूगोल, जिसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या बोलेंगे हम लोग? जियोग्राफी। यदि इसी शब्द को हम तोड़कर देखें तो दो शब्द यहां से निकलते हैं, एक निकलता है जियो, एक निकलता है ग्राफी। एक निकलता है मेरे बच्चे ग्राफी। जियो, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? पृथ्वी। और दूसरा शब्द हमारे पास क्या है? ग्राफी। दूसरा शब्द हमारे पास क्या है? ग्राफी। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या डिस्क्रिप्शन करना। क्या करना बच्चे? वर्णन करना, वर्णन करना या डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। हालांकि ये परिभाषा आपने बचपन में कई बार पढ़ी होती है, और बचपन में कोई परिभाषा आपने पढ़ी होती है तो ये वही परिभाषा है कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। तो पृथ्वी का वर्णन जिस विषय के अंतर्गत कर रहे हैं, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना, वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब ये तो है आपके लिए एक साधारण परिभाषा, ये बचपन से हमने पढ़ी भी है और इस पर हम लोग ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे कि क्या है। एक शब्द और हमारे पास आता है कि कोई भी भूगोल तब जुड़ पाता है जब वहां का कोई क्षेत्र जुड़ा हो। हम भूगोल किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? किसी क्षेत्र के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं भारत का भूगोल आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो ये तो भारत का भूगोल हो गया। यदि मैं अमेरिका के क्षेत्र को ले लूं तो अमेरिका का भूगोल हो जाएगा। यदि मैं जापान के भूगोल को ले लूं तो जापान का भूगोल हो जाएगा। इसी तरह से भूगोल तब संपूर्ण माना जाएगा जब वह किसी क्षेत्र के साथ इंटरलिंकिंग होगा। यदि क्षेत्र के साथ वो जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि वह वहां का भूगोल है। तो एक परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा आप कह सकते हैं, ठीक है। इसे तोड़ते हैं अक्सर टीचर, तो मैंने ही वैसे ही तोड़ दिया है। हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमारे पास जो टॉपिक है कि सबसे पहले जो शब्द आता है वो शब्द क्या आता है हमारे पास? भारत का नामकरण। शब्द देखिए आप, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, भारत का नामकरण कैसे हुआ? ध्यान से समझो। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है यहाँ पे, मतलब अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। जैसे आप कई नाम सुनते हो, इंडिया नाम सुनते हो, एक नाम आप भारत सुनते हो, एक नाम हिंदुस्तान सुनते हो, एक नाम आर्यभट्ट सुनते हो, एक नाम ब्रह्मवत्स सुनते हो। तो ये बहुत सारे नाम अलग अलग हैं। तो ये कौन किसके माध्यम से ये नाम दिए गए हैं वही नाम हम लोग देखने वाले हैं। कौन किसके माध्यम से ये नाम दिए गए हैं वो नाम हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां पर शब्द हमारे पास क्या है? भारत का नामकरण।
और भारत का नामकरण हम लोग 4-5 नाम हम यहां पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से नाम हैं, यहां पर कौन कौन से नाम हैं। तो एक नाम हमारे पास आता है, एक नाम हमारे पास क्या आता है बच्चे, एक नाम आता है ब्रह्मवैत। क्या आता है? ब्रह्मवैत। क्या आता है? ब्रह्मवैत। एक नाम हमारे पास क्या आता है? एक नाम हमारे पास आता है बच्चे इंडिया आता है। एक नाम हमारे पास क्या आता है? इंडिया आता है। एक नाम हमारे पास आर्यवैत भी आता है। क्या आता है? आर्यवैत भी आता है। एक और नाम हमारे पास आता है, एक नाम कौन सा आता है? भारत आता है। मैं इस तरफ ले लेता हूं। एक नाम क्या आता है? भारत आता है। एक नाम क्या आता है? भारत आता है। और एक नाम आपने सुना होगा, अक्सर एक नाम सुना होगा कि एक नाम आता है आर्यवैत हो गया, इंडिया हो गया, भारत हो गया, एक नाम आता है हिंदुस्तान। क्या आता है? हिंदुस्तान। एक नाम हमारे पास क्या आता है बच्चे? हिंदुस्तान आता है। और मैं फिर से क्या ले लेता हूं? भारत ले लेता हूं। क्या ले लिया? भारत। अब हमारे पास सबसे पहला जो नाम है, सबसे पहला नाम क्या है बच्चे? ब्रह्मवैत। क्या नाम है? सबसे पहला नाम क्या है? ब्रह्मवैत। ब्रह्मवैत भारत का नाम इसलिए पड़ा कि ये ब्रह्मवैत जम्मू द्वीप का, ध्यान से समझना आप इस बात को, जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग, जम्मू द्वीप का शब्द क्या है हमारे पास? जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण, दक्षिणी भाग होने के कारण भारत का नाम क्या मिलता है? एक नाम ब्रह्मवैत मिलता है। क्या बच्चे नाम मिलता है? एक नाम हमारे पास ब्रह्मवैत मिलता है। जम्मू द्वीप का मतलब है कि उस समय जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वो जम्मू द्वीप कहा जाता था। जम्मू द्वीप मतलब भारत के ऊपर वाला हिस्सा, एशिया का, एशिया के आसपास का हिस्सा क्या कहलाता था? जम्मू द्वीप। और जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग कौन था? भारत था। इसलिए एक नाम हमारे पास क्या मिलता है बच्चे? ब्रह्मवैत मिलता है। एक नाम हमारे पास क्या मिलता है? ब्रह्मवैत मिलता है। दूसरा नाम हमारे पास क्या मिलता है? दूसरा नाम हमारे पास क्या मिलता है? दूसरा नाम हमारे पास मिलता है इंडिया। और ये इंडिया नाम जो दिया, ये इंडिया नाम दिया यूनानियों ने। किसने नाम दिया? यूनानियों ने ये नाम दिया, इंडिया नाम। यूनानियों ने ये नाम दिया, या तो हम ये कहेंगे कि ग्रीकों ने जो नाम दिया वो क्या दिया? इंडिया दिया। आर्यवैत आप जानते हो, इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपको याद हो कि वैदिक काल में आर्य भारत में आर्यों का आगमन हुआ वैदिक समय में, और उन्हीं के नाम की वजह से ये आर्यवैत मिलता है। आर्यों के आगमन की वजह से भारत में किसका आगमन हुआ? आर्यों का आगमन हुआ, और आर्यों के आगमन की वजह से एक नाम हमें क्या मिलता है? आर्यवैत मिलता है। एक नाम हमारे पास बच्चे क्या नाम है? भारत नाम है। भारत आपने नाम पढ़ा हो कि जो भरत थे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन मतलब उस समय के जो राजा हुआ करते थे, भरत के नाम पर एक नाम क्या मिलता है? भारत मिलता है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन मतलब उस समय का शासक, जन मतलब उनका नाम था, मतलब भरत, जन भरत के नाम पर, भरत के नाम पर पड़ा क्या? भारत नाम पड़ा। एक नाम बच्चों, एक नाम आपने ये भी पढ़ा होगा कि राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के जो पुत्र हुए उनका नाम था भरत। तो उनके नाम पर ये साक्ष्य कौन कह रहा है? ये साक्ष्य कह रहा है वायु पुराण। तो वायु पुराण में एक नाम हमें क्या मिलता है? फिर से भरत नाम मिलता है। भरत मतलब भारत। यहां पर एक नाम क्या मिलता है कि जो राजा दुष्यंत थे और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के नाम, शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा, भरत के नाम पर पड़ा एक नाम। और ये साक्ष्य कौन कहता है? ये साक्ष्य कहता है वायु पुराण। कौन कहता है बच्चे? ये साक्ष्य कौन कहता है? वायु पुराण कहता है। हिंदुस्तान आपसे पूछा जाएगा तो हिंदुस्तान आप अच्छे से याद रखना कि ये फारसी लोगों का दिया हुआ, फारसी या ईरानियों का नाम दिया गया है। ईरानियों ने भारत को क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। मतलब ये
ये हिंदुस्तान जो शब्द है ये हिंदू हिंदू और हिंदू मतलब एक नदी का नाम हुआ करता था, और हिंदू इसके पहले वो नदी थी सिंधु नदी। सिंधु का नाम परिवर्तित हुआ हिंदू, और हिंदू से जो नाम परिवर्तित हुआ वो हुआ हिंदुस्तान, और ये नाम आपको हिंदुस्तान मिलता है। तो भारत के विभिन्न नाम हैं बच्चों, और भारत के विभिन्न नाम हैं, तो आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप बताइए भारत के किन किन नामों से जाना जाता है। तो इन नामों से ब्रह्मवैत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण इंडिया यूनानियों ने दिया नाम दिया। आर्यवैत आर्यों का आगमन हुआ। भारत एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर जो वायु पुराण का साक्ष्य कहता है। एक नाम हिंदुस्तान फारसी या ईरानियों के नाम से, फारसी या ईरानियों ने ये नाम दिया, और एक भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर ये नाम हमें भारत के दिखाई पड़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये चीज हमारी इंपोर्टेंट कैसे होगी, तो ध्यान से समझो आप। इंपोर्टेंट इससे इस बात में होगी कि यदि उसने प्रश्न पूछ लिया कि बौद्ध काल में, उसने प्रश्न पूछा कि बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था। प्रश्न ध्यान से सुनो आप, बौद्ध काल में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यह चीज बताई है। बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से, प्रश्न बन गया। बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था जम्मू द्वीप के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न देखो, कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाया, कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाया कि भारत कह सकते हैं या भारतवर्ष को किस नाम से जाना जाता था, तो जम्मू द्वीप के नाम से जाना जा रहा है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दी। प्रश्न आपसे देखो, प्रश्न पूछने का तरीका है उसका, एग्जामिनर का प्रश्न कैसे बनेगा कि सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दी। तो सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दी थी, ईरानियों ने दी थी। ईरानियों किसने दी थी, ईरानियों ने या फारसियों ने सर्वप्रथम भारत को क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। और ये मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान जो शब्द आया, ये हिंदुस्तान किससे परिवर्तित होकर आया है, हिंदू से परिवर्तित होकर आया है, हिंदू से परिवर्तित होकर आया। और हिंदू को पहले क्या करते थे हम लोग, सिंधु कहते थे। हिंदू मतलब ये सिंधु नदी का नाम ही पड़ गया, आगे क्या हिंदू पड़ गया, और हिंदू से क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और हमारी भाषा भी क्या हो गई, हिंदी हो गई। तो ये कुछ प्रश्नों से नाम है। एक प्रश्न आपसे बच्चों ये पूछा जा सकता है कि भारत की खोज आप बताओ। प्रश्न होगा कि भारत की खोज किसने की थी, भारत की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि एक पुर्तगाली यात्री है जो आप इतिहास में लगातार पढ़ते आ रहे हो, जिसका नाम क्या होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये भारत में आता है 1498 में भारत में आता है। और इसी के भारत में आने की वजह से भारत आगे चल के अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आने लगता है। तो ये पहला पुर्तगाली यात्री आता है वास्को डी गामा, और इसने भारत की क्या की थी, खोज की थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ी और चीजों की बात करता हूं। अभी मेरी पहली क्लास है बच्चों, और पहली क्लास में मैं आपको केवल बेसिक जो माइनर सी चीजें होती हैं वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, वो आप समझेंगे तो यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य परिचय में और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपके मन में होंगे, वो प्रश्न आपके कौन होंगे, ध्यान से सुनना। मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं सामान्य परिचय। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बच्चे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी मतलब भूगोल का पिता किसे कहा जा रहा है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भूगोल का पिता किसे कहा जा रहा है। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि व्यवस्थित भूगोल का पिता आप बताइए। प्रश्न क्या पूछेगा बच्चों, व्यवस्थित भूगोल का पिता आप बताओ। तब भी आंसर हमारा बच्चे क्या होगा, बच्चे एरेटोस्थनीज होगा। क्या होगा, एरेटोस्थनीज होगा। अगला प्रश्न आपसे बच्चे ये पूछेगा कि वर्तमान भूगोल का आप जनक बताओ। प्रश्न बनेगा क्या, वर्तमान भूगोल का आप जनक बताओ।
तो जनक यदि आपसे पूछा जाएगा तो ये होगा अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट ये क्या होगा, वर्तमान भूगोल का क्या होगा, जनक होगा। तो 3 प्रश्न आप यहां से अच्छे से याद रखिए बच्चे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भूगोल का पिता कौन है, तो एराटोस्थेनीज है। व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन है, तो वो भी एराटोस्थेनीज है। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट क्या होगा, वर्तमान भूगोल का क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। आपने एक चीज और देखी होगी, आपने जब किसी भूगोल का अध्ययन किया जाता है तो हम लोग अक्सर सामने ग्लोब रख लेते हैं या मैप रख लेते हैं। तो मैप भी मैं आपको बताने वाला हूं और ग्लोब भी। थोड़ा सा ग्लोब आप देखेंगे, ग्लोब के बारे में मैं आपको 2-4 प्रश्न और बता दूं, मैं 2-4 प्रश्न मैं आपको बता दूं ग्लोब के बारे में। अक्सर आपने ग्लोब देखा होगा, ऐसा गोल होता है ग्लोब, देखा है, मतलब पृथ्वी को दर्शाया जाता है और पृथ्वी पर जो ये चीजें फैली हुई हैं उसको ग्लोब के रूप में समेट लिया जाता है। ग्लोब पर आप देखते हैं, ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं आप देखते हैं। एक रेखाएं ऐसी डली होती है, एक रेखाएं ऐसी डली होती हैं, इस प्रकार की रेखा, और एक रेखाएं कैसी डली होती है बच्चे, ऐसी रेखाएं डली होती है। एक कैसी डली होती है, इस प्रकार की रेखाएं डली होती है। तो जो ये खड़ी रेखाएं आप देख रहे हो इन्हें हम देशांतीय रेखाएं कहते हैं, और जो इस प्रकार की ऐसी रेखाएं देख रहे हो ये अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में प्रश्न आप सुनो। प्रश्न आपसे क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा कि बताओ ग्लोब, प्रश्न बनेगा आपका कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। प्रश्न बनेगा ग्लोब के बारे में, विश्व ग्लोब, जो विश्व का ग्लोब बनाया, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, तो ये आंसर हो जाएगा मार्टिन बेहम। कौन हो जाएगा, मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, तो मार्टिन बेहम। दूसरा प्रश्न आप बनेगा कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, तो ये हो गए अनेक्जिमेंडर। कौन होंगे बच्चे, अनेक्जिमेंडर। एक प्रश्न और बनेगा, जब विश्व की बात आती है कि विश्व का मानचित्र किसने बनाया, तो विश्व का मानचित्र बनाया था अनेक्जिमेंडर ने, और विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया था, तो वो किया था मार्टिन बेहम ने। एक प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि आप बताइए भारत का मानचित्र किसने बनाया। भाई प्रश्न है, भारत का पहला सटीक मानचित्र किसने बनाया। कई विद्वानों ने प्रयास किया था, लेकिन सटीक में शब्द जोड़ा हूं, भारत का पहला, प्रश्न क्या है, भारत का पहला सटीक मानचित्र, भारत का पहला सटीक मानचित्र किसने बनाया था, तो भारत का पहला सटीक मानचित्र 2 व्यक्तियों ने बनाया था, एक विलियम लेवेंटन, एक जॉर्ज लेवेंटन और एक विलियम लेवेंटन, और एक दूसरा नाम है जॉर्ज एवरेस्ट। विलियम लेवेंटन और दूसरा नाम है जॉर्ज एवरेस्ट। अब ये एवरेस्ट जैसे ही नाम आया तो आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने एवरेस्ट का नाम कहीं पहले से सुन के रखा। अब ध्यान से समझो, 2 व्यक्ति ये कैसे हैं भारत का पहला मानचित्र बनाने वाले, सटीक मानचित्र बनाने वाले, कि विलियम लेवेंटन ने ये बनाया था दक्षिण भारत का। विलियम लेवेंटन ने जो पहला सटीक मानचित्र बनाया था मेरे बच्चे, वो बनाया था दक्षिण भारत का। इन्होंने जो चित्र बनाया था ये कौन सा बनाया था, दक्षिण भारत का चित्र बनाया था, जो दक्षिण भारत है उसका चित्र बनाया था। और जॉर्ज एवरेस्ट है, तो जॉर्ज एवरेस्ट ने अपना जो योगदान दिया था वो दिया था उत्तर भारत में, उत्तर भारत का इन्होंने मानचित्र बनाया था। इसलिए आप देखते हो कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम, माउंट एवरेस्ट का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा।
इन्हीं के नाम पर पड़ा। माउंट एवरेस्ट का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? माउंट एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत का मानचित्र बनाया था। और उत्तर भारत मतलब लगभग उस समय नेपाल नहीं हुआ करता था। अब नेपाल एक मतलब जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो नेपाल में पड़ती है आपकी, तो उसी सबसे ऊंची चोटी को इनके नाम पर नाम दे दिया गया, माउंट एवरेस्ट। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको बच्चों बता दिए हैं, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। ग्लोब की भी मैंने आपको प्रश्न बता दिए हैं। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भूगोल के पिता की उपमा किसे दी गई? ध्यान से समझो, एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, भूगोल के पिता की उपमा, भूगोल के पिता की उपमा किसे दी जाती है? तो ये हेकेटियस को दी जाती है। किसे दी जाती है? हेकेटियस को। किसे दी जाती है बच्चे? हेकेटियस को दी जाती है। यदि उसने ये पूछा कि फादर ऑफ भूगोल आप बताओ या फादर ऑफ ज्योग्राफी बताओ, तो इरेटोस्थेनीज आपको बताना है। क्या बताना है? फादर ऑफ ज्योग्राफी आपसे पूछेगा तब आपको बताना है कि वो कौन है, एरेटोस्थेनीज। व्यवस्थित भूगोल का पिता पूछेगा तो एरेटोस्थेनीज, या भूगोल के पिता की उपमा किसे दी जाती है ऐसा प्रश्न पूछेगा तो हेकेटियस बताएंगे। वर्तमान भूगोल का जनक पूछेगा तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बताएंगे। बताओ बच्चों, इतने प्रश्न आपको क्लियर है? जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो आप अच्छे से देख लो, इतने प्रश्न आपको याद होना चाहिए। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे आप समझने का प्रयास करते हैं भारत के मानचित्र को। भारत का मानचित्र आपने पहले से देखा हुआ है, और भारत के मानचित्र को समझने के लिए उसकी स्थिति समझने के लिए पहले हमें दो चार प्रश्न ग्लोब से समझने पड़ेंगे। बात को समझो, मैं एक यहां पर ग्लोब बनाता हूं और ग्लोब में कुछ चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये ग्लोब है, पृथ्वी मतलब जो चित्र दर्शाए जाते हैं वो ग्लोब पर हम लोग दर्शाते हैं। इस पर यदि आप देखोगे तो इस प्रकार की रेखाएं डली होती हैं ऐसे। मैंने कहा कि ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री को हम लोग नाम क्या देंगे बच्चे? भूमध्य रेखा। क्या देंगे हम लोग? भूमध्य रेखा, या इसी को नाम देते हैं क्या? विषुवत रेखा। क्या नाम देंगे बच्चे? विषुवत रेखा। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर ऐसी बहुत सारी रेखाएं आपको मिलेंगी, ऐसी बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी, बहुत सारी रेखाएं आपको मिलती हैं। इसके नीचे भी क्या मिलती हैं? बहुत सारी रेखाएं आपको मिलती हैं, मिल जाएंगी यहां तक। अब भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री है, इसके यहां पर एक रेखा आपको मिलेगी, एक रेखा ए वाली मान लो, और एक रेखा यहां पे भी मान लो, एक रेखा कहां मान लो? यहां पे मान लो। ये रेखा आपको 23.5 डिग्री, कितने डिग्री? 23.5 डिग्री, जिसका नाम क्या दिया गया है? कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया है? कर्क रेखा। यहां पर यदि आप देखोगे, इसके नीचे देखोगे तो यहां पर 23.5 डिग्री जो रेखा मिलेगी वो रेखा मिलेगी आपको मकर रेखा। कौन सी मिलेगी बच्चे? मकर रेखा। क्या मिलेगी? मकर रेखा। ध्यान से समझना, यदि यहां पे ये पॉइंट आप समझ गए तो आपको सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अब यहां पर आप नीचे आओगे तो इसे यहां पर अंतिम जो पॉइंट होगा, रेखा का जो बिंदु बचा होगा, उस बिंदु को हम लोग क्या कह रहे होंगे? उसको हम लोग कह रहे होंगे दक्षिणी ध्रुव। क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। और ये दक्षिणी ध्रुव आपको कितने पर मिलेगा? 90 डिग्री पर। ऐसे ही 90 डिग्री मतलब 23 के बाद यहां पर आप कितने पे पहुंचोगे? 90 डिग्री पहुंचोगे, और इसको नाम क्या देंगे हम लोग? उत्तरी ध्रुव। क्या नाम देंगे बच्चे? उत्तरी ध्रुव। क्या नाम देंगे? उत्तरी ध्रुव। क्या नाम देंगे? उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ पोल बोलेंगे। और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साउथ पोल, एसपी बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो हमने आपको क्या बताया कि ये बीच की जो रेखा है, बीच की रेखा भूमध्य रेखा, इसके ऊपर वाली 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसके नीचे वाली 23.5 डिग्री मकर रेखा, और नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब फिर से समझो, फिर से चित्र को देखो। यदि हम किसी ग्लोब को, ध्यान से समझना, यदि हम किसी ग्लोब को 2 भागों में बांटते हैं, यदि हम किसी ग्लोब को 2 भागों में बांटते हैं तो किसी ग्लोब के 2 टुकड़े हो गए ना, एक तो उत्तरी भाग हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग हो जाएगा। एक उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा। इसे जब हमने ग्लोब को 2 भागों में बांटा तो उत्तरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? हम लोग उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। और दक्षिणी भाग को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। फिर से ध्यान से समझो, दक्षिणी ध्रुव अलग है और उत्तरी ध्रुव अलग है। दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में सबसे उत्तरतम बिंदु है। कैसे? यहां पे देख रहे हो आप, ये उत्तरी गोलार्ध ये संपूर्ण हिस्सा, ये जो आप देख रहे हो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि आप देखोगे बच्चे तो ये संपूर्ण हिस्सा ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। अब इसमें यदि आप देखोगे तो यहां पर जो बिंदु है, अंतिम बिंदु, यहां पर लाइन का जो अंतिम बिंदु है उसे हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री कहेंगे। और 90 डिग्री को हम क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल। और यहां पर जो सबसे अंतिम बिंदु है 90 डिग्री, इस 90 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे? साउथ पोल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? साउथ पोल कहेंगे। तो ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, आपको दोनों बातें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और आप समझो, पृथ्वी पर जब कोई भी ग्लोब पर जब आप काल्पनिक रेखाएं देखते हैं, कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं निकली होती हैं। मैंने आपको ये काल्पनिक रेखाएं बताई कि ये वाली रेखा मैंने 0 डिग्री मान ली। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्या होती है बच्चे? ऐसी बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं निकली होती हैं। ऐसी इस प्रकार की बहुत सारी क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं निकली होती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को, जो इस प्रकार की आड़ी रेखाएं निकाली गई हैं, इन आड़ी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग बच्चे? ध्यान से समझते जाना। हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षांशीय रेखाएं बोलेंगे, या इसी को इंग्लिश में लैटिट्यूडिनल लाइंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लैटिट्यूडिनल लाइंस बोल सकते हैं। इसी प्रकार से मैं ये कहूं कि किसी भी पृथ्वी या ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं आप इस प्रकार की देखते हो, इस प्रकार की क्या देखते हो बच्चे? काल्पनिक रेखाएं देखते हो। इस प्रकार की जो देखते हो ये काल्पनिक रेखाएं खड़े में देखते हो, इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं बच्चे देशांतरीय। क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, उसे लॉन्गिट्यूडिनल रेखाएं बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूडिनल रेखाएं बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। इस शब्द को आप याद रखो। लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी रेखाएं हैं? देशांतरीय। लॉन्गिट्यूडिनल क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल। इसे क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडिनल। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडिनल लाइन से बोलेंगे। ठीक है, क्लियर होगी आपकी बातें कि जब एक ग्लोब पर हम खड़ी काल्पनिक रेखाएं देखेंगे तो वो क्या कहलाएंगी? देशांतीय रेखाएं कहलाएंगी। और जो आड़ी देखेंगे उसे हम क्या देखेंगे? अक्षांशीय रेखाएं। आपके प्रश्न जवाब, आपका दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी ये बता क्यों रहे हो? ये इसलिए बताया जा रहा है कि अब आपको भारत का मानचित्र देखना है, भारत के मानचित्र की स्थिति देखना। बात को समझो। भारत का जो मानचित्र है आप फिर से बनाएंगे वहीं। बताओ, ये हमने क्या निकाली? यहां से एक रेखा निकाली, ये 0 डिग्री होगी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ भारत इस उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा या दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा? तो आपका प्रश्न आएगा कि गुरुजी भारत तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ना चाहिए हमारा। भाई कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है ना, और कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है तो उत्तरी गोलार्ध में। हम मैं प्रश्न पूछूंगा कि आप बताओ भारत उत्तरी गोलार्ध के पूरब में पड़ेगा या पश्चिम में पड़ेगा? भाई ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। उत्तरी गोलार्ध तो ये ले लिया भाई हमने, उत्तरी गोलार्ध इतना ऊपर वाला हिस्सा ले लिया। फिर ये भारत इस उत्तरी गोलार्ध के पूरब में पड़ेगा या पश्चिम में? तो आपका प्रश्न आएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध जो होगा वो कहां पड़ेगा? वो आपका किस तरफ पड़ेगा? वो पूरब की साइड पड़ेगा। क्योंकि इस पूरब से यदि आप देखोगे, इस पूरब से यहां से एक कर्क रेखा निकलती है और कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। भारत को बीचों बीच से एक रेखा काटती है। वो कौन सी रेखा है? वो कर्क रेखा है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। तो अब आपके ये दिमाग में ये जरूर आ गया कि यदि हमें यहां, ध्यान से समझना, एक रेखा हमने यहां पे डाली है, एक रेखा हमने डाली है, ये 0 डिग्री है, जिसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। जिसका नाम क्या है बच्चे? भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा से यदि हम
उत्तर की तरफ चलेंगे, यदि हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो हम भारत पहुंचेंगे। जैसे मान के चलो मेरे सामने यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं और मैं उत्तर की तरफ जाना चाहता हूं, तो मुझे आगे चलना पड़ेगा, 1 2 3, ऐसे मुझे आगे धीरे धीरे चलना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं भूमध्य रेखा पर खड़े होकर मैं आगे बढ़ूंगा, तब मैं भूमध्य रेखा मतलब मैं भारत के ये यहां पर पहुंचूंगा। ऐसे ही आप ये समझो, यहां पर एक रेखा मैंने डाली, कौन सी एक रेखा मैंने डाली, देशांतरीय। देशांतरीय मतलब मान लो 0 डिग्री, देशांतरीय 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से जब मैं 0 डिग्री से मैं कहां बढ़ूंगा, मैं 0 डिग्री से किस तरफ बढ़ूंगा, मैं 0 डिग्री से मैं 0 डिग्री से मैं इस तरफ पूरब की ओर बढ़ूंगा, तब मुझे ये भारत की सीमा टच होगी, गुजरात के पास भारत की सीमा टच होगी। तो मुझे इस देशांतरीय रेखा पर मुझे खड़ा कर दिया जाए, और खड़ा कर दिया जाएगा तो मैं जब पूर्व की ओर चलूंगा तब मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा, तब मैं भारत की सीमा के पास टच करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कोई देश हो या कोई भी क्षेत्रफल हो या कुछ भी हो, यदि उसकी लोकेशन हमें स्थिति पता करनी है तो हमारे पास 2 तत्व होते हैं। एक तत्व हमारे पास अक्षांशीय होगा और एक तत्व हमारे पास क्या होगा, देशांतीय होगा। और इसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार निकालते हैं। ध्यान से समझो, भारत का हमें क्या समझना है, हमें भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार समझना है। मैंने आपको बता दिया, ये बात तो मैंने आपको बता दी है कि ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होती है क्षैतिज रेखाएं। कौन सी होती हैं बच्चे, क्षैतिज रेखाएं। कौन सी होती हैं, क्षैतिज रेखाएं। और क्षैतिज रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अक्षांशीय रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं। दूसरा शब्द हमारे पास क्या है, क्षैतिज। एक शब्द हमारे पास क्या है, क्षैतिज, और दूसरा शब्द जो हमारे पास है वो होता है ऊर्ध्वाधर। कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को या तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे देशांतीय रेखाएं। ऊर्ध्वाधर किस प्रकार की होती है, जो देशांतीय रेखाएं होंगी वो ऊर्ध्वाधर होंगी, मतलब देशांतरीय, देशांतरीय रेखाएं। कौन सी होगी मेरे बच्चे, देशांतीय रेखाएं। बात क्लियर होगी। अब इस देशांतीय रेखाओं को अक्षांशीय रेखाएं आप चित्र बना के बता सकते हैं कि ऐसा बना है, और इस प्रकार की रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं। देशांतीय रेखाएं आप बता सकते हो कि इस प्रकार बना है, और ये खड़ी रेखाएं आपकी कौन सी हो जाएंगी, देशांतीय रेखाएं हो जाएंगी। अब इसी देशांतीय रेखाओं के माध्यम से हमें क्या समझना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या समझना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय के माध्यम से हमें क्या समझना है, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब बात आपको क्लियर होगी ना, देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ध्यान से समझना, आप जितने ध्यान से आप मुझे सुनोगे, मैं कह रहा हूं आपको पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार 2 भागों में, क्योंकि जहां से स्टार्ट होगा वो दूसरी जगह पे क्या होगा, समाप्त होगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक जाएगा, ये जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूं, ठीक है। इसी प्रकार से देशांतीय विस्तार जाएगा आपका जाएगा, देशांतीय विस्तार जाएगा आपका 61 डिग्री 7 मिनट से लेकर, कहां से, 61 डिग्री 7 मिनट से लेकर 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर ये जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये क्या फैला हुआ है, ये अक्षांशीय विस्तार फैला हुआ है। फिर से समझ लो, आपको दिमाग में ये तथ्य डाल पाना थोड़ा मुश्किल सा रहेगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक।
अक्षांशीय भारत का देशांतीय विस्तार 61 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और कहां जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक। चित्र के माध्यम से समझो आप। एक मैं चित्र बनाता हूं प्यारा सा, ठीक है। सभी प्यारे प्यारे ही चित्र होते हैं, यही नहीं है, सभी प्यारे प्यारे ही चित्र होते हैं बच्चे। बस आपको बनाना आना चाहिए कि आप कैसे बना पा रहे हो और दूसरों को कैसे समझा पा रहे हो, ठीक है। प्यारा ही सा है, ठीक है, समझ में भी आ रहा हो रहा। अब देखो यहां पे भारत का विस्तार कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से मुख्य भूमि से हमने विस्तार लिया था। कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। बताओ, ध्यान से समझना आप, ये पृथ्वी थी या ग्लोब था। अब भारत हमारा कहां पर है? यहां पर है। तो हमें यहां पर पहुंचने के लिए इस 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा से कहां, किस दिशा में जाना पड़ेगा? उत्तर की ओर। किस दिशा में जाना पड़ेगा? उत्तर की ओर। बताओ ये कौन सी दिशा जाएगी? ऊपर, उत्तर की ओर। और जब ऊपर जाओगे तो कौन सी लाइन आप पार करोगे? ऐसी अक्षांशीय रेखाएं पार करोगे। तो देखो कहां से स्टार्ट हुआ, जब जैसे ही आप यहां पे पहुंचोगे, मतलब आप पहुंचोगे यहां पर, तो बताओ कौन सी रेखा चल के आए हो आप? अक्षांशीय। किस दिशा में चले हो आप? उत्तर की ओर। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब बताओ, जब आप यहां से चले तो पहुंचे, ये तो भारत की भूमि है ना, पूरी भारत की भूमि है, तो भारत की भूमि है ये। तो आप यहां से चल के आप कहां पहुंचे? यहां पर पहुंचे। कहां पहुंचे? यहां पर। तो जब यहां से चल के आप ऐसे चलते गए और कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। और यहां पहुंच गए तो यहां आपको अंतिम रेखा या अंतिम बिंदु भारत का मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट। किस दिशा में चले थे आप? उत्तर की ओर चले थे, तो उत्तरी। कौन सी रेखाएं चले थे आप? अक्षांश। कौन सी रेखाएं चले थे आप बच्चे? अक्षांश। तो क्या हो जाएगी? अक्षांशीय। क्या हो जाएगी? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ऐसे आप इस बात को समझो। यहां पर यदि आप देखोगे, यहां पर अब बताओ, हमें यहां से एक रेखा डाली थी ना हमने। अब हमें किस दिशा में जाना है? हमें भारत में पहुंचना है, तो हमें इस रेखा से पूर्व की ओर जाना पड़ेगा। और पूर्व की ओर जाओगे तो कौन सी रेखाएं पार करोगे? देशांतीय। कौन सी रेखाएं पार करोगे बच्चों? आप देशांतीय रेखाएं क्या करोगे? आप पार करोगे। और देशांतीय रेखाएं पार करोगे तो आप पहुंचोगे, यहां से चलोगे तो यहां पहुंचोगे। इसका मतलब कि आप यहां पहुंच गए, और यहां आप पहुंच गए तो आपको यहां तक जाना भी पड़ेगा। तो यहां पे कौन सी रेखा मिलेगी आपको? 65 डिग्री 7 मिनट। किस दिशा में जा रहे थे? पूरब की ओर। तो पूरब या पूर्वी, 65 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सी रेखा है? देशांतर। पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या होगा? भारत का विस्तार होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? भारत का विस्तार होगा। कहां से लेकर? 65 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या मिलेगा आपको? भारत का विस्तार मिलेगा। ठीक है। तो प्रश्न यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और बच्चों क्या पूछा जाता है? एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि आप बताइए उत्तरी अक्षांश, मतलब भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरतम बिंदु आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या होगा? इंदिरा कॉल। क्या होगा मेरे बच्चे? इंदिरा कॉल। क्या होगा? इंदिरा कॉल। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? यहाँ पे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। बात को समझो, अभी मैं मुख्य भूमि बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं आपके। यहां पे पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा कौन सा? केप कोमोरिन। क्या होगा? केप कोमोरिन। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? केप कोमोरिन। और ये कहां पर होगा? ये मिलेगा तमिलनाडु, मतलब कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के कहां पर? कन्याकुमारी में स्थान मिलेगा कौन सा? केप कोमोरिन। तो दक्षिणतम बिंदु।
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप बताइए पूर्वी बिंदु बताइए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वी बिंदु बताइए। तो पूर्वी बिंदु आपको मिलेगा कौन सा, की बिथु। कौन सा मिलेगा बच्चों, आपको पूर्वी बिंदु मिलेगा आपको की बिथु, और की बिथु आपको कहां पर मिलेगा, आपको अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा मिलेगा, भारत का पूर्वी बिंदु, कौन सा बिंदु, पूर्वी बिंदु आप बताओ, भारत का पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु कौन सा मिलेगा, की बिथु। क्या मिलेगा आपको बच्चे, की बिथु, की बिथु आपको, और की बिथु आपको कहां मिलेगा बच्चे, अरुणाचल प्रदेश में। कहां मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप पश्चिमी बिंदु बताइए, भारत का पश्चिमी बिंदु। आपको पश्चिमी बिंदु, आपको क्या बताना होगा, पश्चिमी बिंदु आप बताइए। तो पश्चिमी बिंदु आपको बच्चे कहां मिलेगा, आपको मिलेगा ये गुजरात में, और गुजरात में क्या होगा, इसका नाम होगा गोहार मोती। गोहार मोती आपको क्या मिलेगा, ये गुजरात में मिलेगा। कहां मिलेगा, आपको गुजरात में मिलेगा, कौन सा, गोहार मोती। तो ये प्रश्न आपके साथ बनते हैं, ठीक है। पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ये प्रश्न आपको याद रखना है। अभी मैंने आपसे ये कहा कि ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमिका है। ध्यान से समझो, भारत का दक्षिणतम बिंदु किसका है, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इतने पॉइंट बताओ जल्दी, बताओ पॉइंट इतने क्लियर है आपको। एक प्रश्न और आप लिख लीजिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई होगी भारत की, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो ये होगी 32-14 किलोमीटर। कितनी होगी, 32-14 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मैं दूसरी जगह लिख दे रहा हूं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 32-14 किलोमीटर, ये भारत की क्या होगी, लंबाई होगी। चौड़ाई यदि आपसे पूछा जाएगा तो 29-33 किलोमीटर क्या होगी, भारत की चौड़ाई होगी। ये भी प्रश्न आप इसमें शामिल कर लेंगे, और ये क्या करेंगे आप, लंबाई, लंबाई। समझ में आया, नहीं आया हो तो ध्यान से समझो आप फिर से। भारत को आप फिर से बनाओ, भारत का मानचित्र आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी से मानचित्र बना सकें, ठीक है। चलो, यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 32-14 किलोमीटर। क्लियर हो गया। यहां से यहां तक जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 29-33 किलोमीटर। क्लियर है साथियों, इतना बताओ, ठीक है। तो साथियों, आज हमने भूगोल की कहानी स्टार्ट की है, और भूगोल में मैंने आपको जो बेसिक भूगोल है उसको समझाने का प्रयास किया है। और बेसिक भूगोल में आप समझते ही हैं कि पहले उसका बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है, इसके बाद हम लोग कठिन चीज़ों पर जा पाते हैं। आप ये मत समझिए कि सर हम लोग कठिन चीज़ों पर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें तथ्य हैं, हम आपको एक एक तथ्यों से आपको परिचय करवाते जाएंगे। एक एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस रहेगी वो भी आपको बताएंगे। मानचित्र भी आपको इस पे ऑनलाइन आपको मानचित्र दिखाकर आपको वो भी आपको मानचित्र के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज मैंने आपको एक भूगोल का एक सामान्य परिचय मैंने आपको दिया है कि यहाँ पे भारत का नामकरण क्या होगा। ये नामकरण पर और भी जो प्रश्न हैं वो भी प्रश्न मैंने आपको सारे प्रश्न आपको यहाँ पे बताए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक एक चीज बताने के पहले मैं आपका बैकग्राउंड जरूर तैयार करूंगा कि कौन क्या होता है, तभी हम लोग किसी चीज पर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो साथियों, मेरे हिसाब से आपको इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छा दे पाऊं, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें जरूर पिन करके अपना मतलब कमेंट करके बताना कि सर इसमें इस चीज में मुझे प्रॉब्लम जा रही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।